नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस खास शो सेहत की बात में, जिसमें हम आपके हेल्थ एक्सपर्ट से बात करके आपके सेहत से जुड़े जो सवाल है जिन्हें आपको जानना जरूरी है, वो सारी बातें आपको इस खास शो सेहत की बात में जानने को मिलती है। तो आज हमारे साथ जो हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद है वो है मेदांता गुरुग्राम हॉस्पिटल की प्रसिद्ध हीमेटोलॉजी BMT विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा धीमान, जो आज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा धीमान जी हमारे न्यूज़ प्लस 21 में आपका। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर प्रतिभा धीमान जी, क्लिनिकल हीमेटोलॉजी क्या होता है? क्लिनिकल हीमेटोलॉजी अगर हम हिंदी में इसका अनुवाद करें तो ये रक्त रोग विशेषज्ञ को कहा जाता है। जितने भी तरह के ब्लड के डिसऑर्डर्स या रक्त के डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो कैंसर हो या कैंसरलेस यानी कि नॉन कैंसरस हो, ये सारे के सारे जो रोग होते हैं ये एक क्लिनिकल हीमेटोलॉजिस्ट द्वारा देखे जाते हैं। तो अगर मैं बहुत ही ब्रॉड वे में कहूँ तो यूजुअली जो क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो खून की कमी से लेकर ब्लड कैंसर तक के रोगों को ट्रीट करते हैं, उनका इलाज करते हैं। ब्लड कैंसर के बारे में आपने कहा, क्या बताना चाहेंगी? ब्लड कैंसर क्या होता है? ब्लड कैंसर एक बहुत ही जनरल टर्म है जो यूजुअली लोग यूज़ करते हैं जब उनके खून में कुछ कमियां पाई जाती हैं। तो पहली जो एक धारणा मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी वो ये है कि लोग समझते हैं कि ब्लड कैंसर के बाद कोई इलाज संभव नहीं है, जो कि एक गलत धारणा है, क्योंकि ब्लड कैंसर का पूरा इलाज संभव है और इंडिया में भी होता है। जो ब्लड कैंसर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है तेज़ी से बढ़ने वाला ब्लड कैंसर, जिसे हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्यूट ल्यूकीमिया कहते हैं, और एक होता है धीरे धीरे बढ़ने वाला ब्लड कैंसर जिसे हम क्रोनिक ल्यूकीमिया कहते हैं। दोनों ही तरहों के कैंसर्स का इलाज यूजुअली कीमोथेरेपी के द्वारा किया जाता है, और पूरा इलाज और पूर्णतः ठीक होने की संभावना दोनों ही तरह के कैंसर्स में होती है। कीमोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है? किस तरह के रोगों के उपचार में ये सहायक होते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया कि ब्लड के कैंसर्स दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं ब्रॉडली, और यूजुअली उनका इलाज हम कीमोथेरेपी के द्वारा करते हैं। कीमोथेरेपी का मतलब है वो दवाएं जो कैंसर के रोग को किल करती हैं, इसको हम इंग्लिश में कीमोथेरेपी कहते हैं। तो ये जो कीमोथेरेपी होती है ये इंजेक्शन की फॉर्म्स में भी होती है और टैबलेट की फॉर्म्स में भी होती है, और दोनों तरह के फॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं ब्लड के कैंसर के इलाज में। जो दूसरी चीज़ है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसे अब हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के नाम से जानते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक तरह की विधि है जिससे कि हम जो ब्लड के रोगों का पूरा इलाज जो संभव होता है वो हम देते हैं। अगर मैं किसी भी तरीके की रोग की बात करूं, चाहे वो कैंसरस हो या नॉन कैंसरस में जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया जो एक तरह का रोग है जिसमें बोन मैरो काम करना बंद कर देती है, तो इन सब रोगों के उपचार में बोन मैरो ट्रांसप्लांट अल्टीमेट क्योर होता है। जो अल्टीमेट हम पेशेंट को सही कर सकते हैं वो इस विधि के द्वारा ही कर सकते हैं। ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कोई सर्जरी नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि ये सर्जरी है, तो पहली बात ये कोई सर्जरी नहीं होती। इसमें हम कुछ तरह की दवाइयों का प्रयोग करते हैं जिससे कि बोन मैरो, जो पेशेंट की बोन मैरो है, उसे खाली किया जाता है, और उसके बाद अगर ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट एलोजेनिक है, मतलब कि अगर डोनर कोई और है, पेशेंट खुद अपना डोनर नहीं है, तो किसी डोनर के माध्यम से वो सेल्स हम उसकी बॉडी में इन्फ्यूज़ करते हैं। जो बोन मैरो या स्टेम सेल्स देता है, और जो चाहे वो पेशेंट का रिलेटिव हो चाहे ना हो, क्योंकि कुछ तरह के ट्रांसप्लांट में अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, तो उसे डोनर को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है इस तरह की डोनेशन करने से, क्योंकि ये डोनेशन कोई सर्जरी के माध्यम से नहीं किया जाता। ये एक तरह के सेल्स को हम ब्लड में मोबिलाइज करते हैं और उसको जिस तरह से हम रक्तदान करते हैं उस तरीके से लिया जाता है। जो कुछ ट्रांसप्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि पेशेंट खुद ही अपना डोनर होता है, जिसे हम ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं। जो माइलोमा एक जो मुख्य रोग है माइलोमा, उसकी ट्रीटमेंट में बहुत यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो डोनर होता है वो पेशेंट खुद ही होता है। तो इसमें दवाई देने के बाद, जिसे हम कंडीशनिंग कहते हैं, उसके बाद हम पेशेंट के अपने ही सेल्स उनको रीइन्फ्यूज़ करते हैं
और कुछ हफ्ते तक पेशेंट को एडमिट रहना पड़ता है ट्रांसप्लांट यूनिट में, और इन्फेक्शन से उनको बच के रहना होता है। इसके बाद हम पेशेंट को, जब वो पूरे तरीके से सही होता है, जब उसकी काउंट्स यानी कि उनके हीमोग्लोबिन, उनका WBC और प्लेटलेट बढ़ने लग जाते हैं, तब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। डॉक्टर प्रतिभा जी, आपने थैलेसीमिया का जिक्र किया है, तो थैलेसीमिया एक बीमारी है जो लगातार बढ़ती जा रही है, आखिर ये बीमारी है क्या? थैलेसीमिया एक तरह की हीमोग्लोबिनोपैथी है। हीमोग्लोबिनोपैथी का मतलब है कि जब जन्म से ही नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता बॉडी में ना हो, तो उस कैटेगरी के डिजीज़ को हम हीमोग्लोबिनोपैथी कहते हैं। इसमें दूसरी कैटेगरी में सिकल सेल एनीमिया भी आता है। तो कुछ जीन्स की प्रॉब्लम होने की वजह से ये बच्चे जन्म से ही हीमोग्लोबिन नहीं बना सकते। क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसलिए बच्चों को बार बार ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए भी हम जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट देते हैं, जो हम परमानेंट क्योर ऑफर कर सकते हैं, वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के माध्यम से ही होता है। इसकी शुरुआती लक्षण के अगर हम बात करें तो क्या होती है इसकी शुरुआती लक्षण? थैलेसीमिया मेजर और माइनर दो चीज़ें हैं। माइनर का मतलब होता है ट्रेट। थैलेसीमिया ट्रेट जो होता है वो एक कैरियर स्टेट है। कैरियर स्टेट यूजुअली पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं करती। कैरियर स्टेट का मतलब ये होता है कि पेशेंट खुद किसी रोग से नहीं पीड़ित है, वो सिर्फ इस रोग को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र कर सकता है। पर जो बच्चे थैलेसीमिया मेजर के होते हैं, मतलब जिन्हें पूरा रोग होता है, उनको यूजुअली 1 साल की उम्र से ही ब्लड लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं खून की कमी, बहुत ज़्यादा पीलापन लगना, बच्चे का बार बार रोना, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होना, ठीक से खाना ना खाना और उसकी प्रॉपर ग्रोथ ना होना, ये सब उसके शुरुआती लक्षण होते हैं। क्या इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसे अवॉइड करने को कहा जाता है, या जो बच्चे हैं वो नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं? थैलेसीमिया एक्चुअली अगर हम पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए ले सकें, क्योंकि इसका क्योर ट्रांसप्लांट ही है, तो अगर तो हम ट्रांसप्लांट कर पाते हैं तो ट्रांसप्लांट के बाद पूर्णतः पेशेंट ठीक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। जो पेशेंट्स ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जाते या जिनके लिए हमें डोनर नहीं मिलता है, तो ऐसे बच्चों के लिए हमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक नियमित रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनका नियमित रूप से हीमोग्लोबिन 8 या उससे ऊपर नहीं रखा जाता तो पेशेंट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। जैसे कि अगर हम लड़कियों में कहें तो लड़कियों के पीरियड्स नॉर्मल टाइम पे नहीं आते, लड़कियों की बाकी जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक हैं वो डेवलप नहीं होते, और ऐसा ही लड़कों के साथ भी होता है। तो एक हीमोग्लोबिन को नॉर्मल लेवल पे, एक एक्सेप्टेबल लेवल पे रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात करें तो हाँ, स्कूल जाना, स्कूल में अपनी नॉर्मल पढ़ाई करना, खेल कूद करना, ये सब ऑफ कोर्स बच्चे कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बार बार हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इस वजह से बच्चे पूर्णतः हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि खून की कमी का जो पूरा का पूरा इफ़ेक्ट होता है वो उनकी पढ़ाई पे भी जाता है और उनकी खेल कूद पे भी जाता है। तो एज सच ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो सारी एक्टिविटीज़ में पूरे एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन लाइफ में दूसरे प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत नहीं होती। जो दूसरी चीज़ होती है वो है कि क्योंकि जो बच्चे ट्रांसप्लांट पे नहीं जाते उनको बार बार खून चढ़ता है, तो खून चढ़ने की वजह से आयरन की अधिकता हो जाती है। आयरन की अधिकता होना काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि जब आयरन कम होता है तो अलग लक्षण होते हैं, पर जब आयरन बहुत ज़्यादा शरीर में होने लग जाता है तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कि हार्ट, जैसे कि लिवर। तो इन ऑर्गन्स पे जब ये शुरू होता है जमा होना, तो वो धीरे धीरे इन ऑर्गन्स को फेल करना शुरू करता है। तो काफ़ी हद तक जो बच्चे नॉर्मल जो थैलेसीमिया के बच्चे नहीं ले पाते हैं ट्रांसप्लांट, उनको आयरन को कम करने की दवा लगातार दी जाती है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट उनकी नॉर्मल ज़िंदगी पर और ज़िंदा रहने की क्षमता पे, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी पड़ता है। डॉक्टर प्रतिभा धीमान जी, आप मेदांता के सर्विस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेदांता गुड़गांव
आई डोंट थिंक कि इस नाम को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, कि सभी को पता है कि जब से सर्विसेज शुरू हुई हैं गुड़गांव में मेदांता की, हर तरह के डॉक्टर्स 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सारी ही ब्रांचेस एक छत के नीचे मौजूद हैं। क्योंकि मैं क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट हूँ, अडल्ट क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट, तो हेमेटोलॉजी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं वो भी इसमें सारी मौजूद रहती हैं। क्योंकि हेमेटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बाकी सर्विसेज जैसे कि किडनी के डॉक्टर की, दिमाग के डॉक्टर की, पेट के डॉक्टर की, इन सब स्पेशलिस्ट की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। हमारी जो हेमेटोलॉजी की टीम है उसमें अडल्ट और पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी दोनों ही हैं, और एक बीएमटी यूनिट है हमारी जो काफ़ी एक्टिव है, जिसमें 12 बेड हैं, और बच्चों के और बड़ों के दोनों के ही ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, दोनों तरह के रोगों के लिए, कैंसर के लिए भी और उन रोगों के लिए भी जो कैंसर नहीं है। जो सबसे बड़ा यूएसपी मुझे लगता है वो ये है कि क्योंकि 24 घंटे एक डॉक्टर की निगरानी में पेशेंट रहता है, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन जब भी इमीडिएट होती है उसको इमीडिएट अटेंशन मिलती है। यहाँ रायपुर में हमने अपनी ओपीडी स्टार्ट की है हेमेटोलॉजी की, और मैं हेमेटोलॉजी ब्रांच की तरफ से हर तीसरे सैटरडे गुडविल हॉस्पिटल में आती हूँ। तो जो भी हेमेटोलॉजी से रिलेटेड लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, या जो भी पेशेंट्स को ये लगता है कि उनको जानकारी की ज़रूरत है किसी भी रक्त रोग के लिए, वो ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रतिभा धीमान जी आपका। तो ये थी हमारे साथ मेदांता गुरुग्राम हॉस्पिटल की प्रसिद्ध हेमेटोलॉजी बीएमटी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा धीमान जी, जिन्होंने आज हमें बताया हेमेटोलॉजी थैलेसीमिया बीमारी से जुड़ी तमाम जानकारी दी, और कैसे इन रोगों से बचा जाए, कैसे सावधानी रखा जाए, इस तमाम जानकारी इन्होंने हमसे साझा की। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।